बीआरएस पार्टी का स्थापना का लक्ष्य यह है कि आज के समय जो अनुभव 75 साल के आज़ादी में मिले हैं उसको देखते हुए भारत में एक उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तन की बहुत सख्त जरूरत है। इंडिया नीड्स ए क्वालिटेटिव चेंज। बीआरएस विल बी द एजेंट ऑफ चेंज। हम अपनी शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से किए हैं, आगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में अभी नेक्स्ट कदम में जा रहे हैं, कोई हफ्ता 10 दिन के बाद। देश में जो होना चाहिए था इतनी लंबी समय में वो हो नहीं पाया। ये कड़वी हकीकत है, सच है। और जो आज भी जो हो रहे हैं वो भी सही दिशा में नहीं है। सभी तबके के लोग, सभी विभाग के लोग भी नाराज है। ज्यादा से ज्यादा लोग अभी की आज की स्थिति अगर देश की देखें तो पूरी इकोनॉमी टाल मटोल हो गई है। निर्यात ऑलमोस्ट क्लोजर पे आ रहा है। लाखों में इंडस्ट्रीज का क्लोजर हो रहा है। वेयर मेक इन इंडिया इज गॉन, गॉड ओनली नोस। और आयात बढ़ रही है। आयात ऐसी चीजों की जिसकी कोई जरूरत ही नहीं, अगर काम सही पे हो जाए। क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी हम 1 लाख करोड़ के ऊपर का पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। लगातार कर रहे हैं, कांग्रेस के जमाने से भी, अब भाजपा के सरकार में भी। इसको बंद करना चाहिए 100%। हमारे किसान हैं उगा के देने के लिए, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। दाल भी हम लोग कनाडा से इंपोर्ट करते हैं, जो कि बड़ी आसानी से यहाँ किया जा सकता है, उत्पादन हो सकती है, लेकिन उस पर भी सरकारों का नजर नहीं है उस समय से लेकर आज तक। मैं किसी एक पार्टी को या किसी एक व्यक्ति को आलोचना करना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आज जो सिचुएशन हमारे सामने खड़ी है, my appeal to all the intellectuals of this country and all the youth of this country that we need a qualitative change. We have the experience of the globe. Wherever leaders went out of box और कड़ी मेहनत करके कुछ करने का प्रयास किया है, जैसे कि ईस्ट एशियन टाइगर्स है, जैसे कि जापान है, एसेट से रह जो के सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। और सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे लिए तो जिससे हमारा जियोग्राफिकल कनेक्ट है, चीन है। टिल 1980 द जीडीपी ऑफ चाइना वाज लेसर देन इंडिया, एंड नाउ वेयर इज चाइना, वेयर इज इंडिया टुडे? चाइना हैज प्रूव्ड, उनके कड़ी मेहनत से, सही नीतियों से चाइना हैज प्रूव्ड। आज के दिन में कुछ ऐसा स्थिति ला दिया उन्होंने, विदाउट चाइना देयर इज नो वर्ल्ड। यहां तक कि हमारे पतंगों के मांझा, दीपावली के पटाखे, दीपावली के दिए भी चाइना से आने लगे हैं, होली के रंग भी। ऐसी स्थिति है। जो चीज भारत में बन सकता है उसको भी आज भारत इंपोर्ट करने लगा है। कुछ धनवान लोग घर बना रहे तो कह रहे कि भाई कहां गए, चाइना गए, क्यों गए? फर्नीचर लाने गए। सोफा सेट के लिए भी हम चाइना भाग रहे हैं, हमारे भारतवासी। तो ये साफ इंडिकेट करता है कि देयर इज ए नीड फॉर ए ग्रेटर चेंज स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इंडिया। और कई अन्य चीज है, वी नीड टू मेक सम स्ट्रक्चरल चेंजेस। संविधान को लेकर के भी, जुडिशरी को लेकर के भी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होना चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस का भी सिस्टम बदलना चाहिए। वी शुड गेट आउट ऑफ दिस रूटीन। Until unless we should get out of the box and get out of this routine,
this country will not be able to flourish. Elections do come and go. Parties may win, parties may lose. ये तो चलता ही रहता है. लेकिन unless there are some structural changes, India will never be able to catch up with the world. कुछ ऐसी चीजें हैं बड़ा ही दुखदाई है. खास तौर पर दो चीज, पानी और बिजली. इसके लिए पूरी भारत तरसता है. मैंने कई किताबें पढ़ी है, कई बुद्धिजीवियों से, कई शास्त्रियों से मैंने बात किया है, कहीं से सही समाधान नहीं निकलता. वी हैव दी वाटर अवेलेबिलिटी मोर देन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री. द रेनफॉल ऑफ इंडिया इज अबाउट 1,40,000 TMC. 50% of the water gets evaporated, and rest 50%, that's about 70,000 TMC. हमारे नदियों में बहता है शुद्ध पानी, जिसके आज तक भारत ने उठाया है सिर्फ 20-21 हजार का. जो प्रोजेक्ट्स बने हैं जैसा कि इंदिरा सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुड, ऐसे प्रोजेक्ट्स में सिल्टेशन भी आ गया है, उसमें 1/4 या 1/3 भर भी गए हैं. द रियल यूज ऑफ वाटर इज अबाउट 18,500-19,000 TMC. बाकी पूरे पानी समंदर में बह जाता है. 75 साल का यह स्टोरी है. देश के 15 प्रधानमंत्री बने, कई लोग 100 लोग मुख्यमंत्री बने, नीतियां नहीं बदल पा रहे. देयर इज अर्जेंट नीड टू रिव्यू द वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया. दैट टोटली नीड्स टू बी चेंज्ड. न्यू अप्रोच, न्यू सिस्टम where we should exploit the river water for the sufficient supply of drinking water and also to the farming. ये दोनों भी चीज बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है. नेहरू जी के समय में जो प्लानिंग चला उस समय में कुछ मात्रा में हुआ है. अब उसके बाद में द कंट्री हैज ड्रिफ्टेड. आज तक कोई किसी ने भी इसके बारे में ध्यान या जिस तरह से देना चाहिए उस तरह से नहीं दे पाए. और बिजली का भी वही हाल है. बिजली हमारे देश में ये बहुत कम लोग जानते हैं, हकीकत है. आंकड़े मेरे नहीं है, केंद्र सरकार के हैं, कोल मंत्रालय के हैं. अब तक जो डिटेक्टेड है, ऑलरेडी जो डिटेक्ट करके पाया गया है, द कोल रिजर्व्स इन द लैंड ऑफ इंडिया आर अबाउट 361 बिलियन टन्स. जो कि थर्मल पावर, जो फर्म पावर होता है, पावर तो 5-6 किस्म का है, लेकिन फर्म पावर सिर्फ 1-2 ही होते हैं. वन इज एटॉमिक पावर, अनदर वन इज थर्मल पावर. हाइडल पावर, सोलर पावर, ऑल दीज आर देयर बट दे आर नॉट फर्म. दीज आर ओनली 2 फर्म पावर्स. लेकिन एटॉमिक पावर को लेकर हमारे देश में भी, पूरे विश्व में भी कुछ विवाद है. चेरनोबिल के विस्फोटन जो रशिया में हुआ है उसके बाद में काफ़ी विवाद है. बट थर्मल पावर हैज़ द ग्लोबल एक्सेप्टेंस. इसमें सुपर क्रिटिकल आ गए हैं अभी, जो लेस पोल्यूटेड है, वो चीज़ पूरी दुनिया में चलता है. और जो कोयला हमारे पास उपलब्ध है पूरे देश में, विस्तार भंडार, तो 361 बिलियन टन, इसको सही संतुलित करके हाइडल, सोलर और थर्मल पावर को संतुलित करके यूज करे. द एग्जिस्टिंग कोल रिजर्व्स ऑलरेडी विच हैव बीन ऑलरेडी डिटेक्टेड, और आगे भी है, लेकिन जो पाया गया है वो 150 साल तक के लिए पूरे भारत को 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाली पावर देने के लिए पर्याप्त है. ये मेरे नहीं है बात, ये शास्त्रज्ञों की बात है, एक्सपर्ट्स के बात है, मैंने उनसे चर्चा की है, लेकिन इसकी तरफ पे कोई ध्यान नहीं है. ये पूरी दुर्भाग्यपूर्ण बात है. इसमें भी बदलाव आना चाहिए. द टोटल वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया नीड्स टू बी चेंज्ड अनलेस वी चेंज दैट. अब देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, आई एम टेलिंग दिस विथ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. वाई वाटर वार्स इन इंडिया? इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड. रावी सतलेज के लिए 3 राज्य लड़ते हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान. महानदी को लेकर 3 राज्य लड़ते हैं, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन तीनों में लड़ाई है. कावेरी को लेकर मद्रास में और कर्नाटक में लड़ाई है. कृष्णा गोदावरी को लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्रा, इन लोगों के बीच में लड़ाई है. राज्यों को क्यों लड़वा रहे हैं? पानी नहीं है ये बात नहीं है, पानी पर्याप्त है. इस प्रकार से लेना है, पानी ले सकते हैं.
मोर देन पानी सरप्लस है. We have about 41 crores of cultivable land in India, which is more than America and more than China. पूरे दुनिया में हमारा फूड प्रोसेसिंग करके हमारे खाना जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर ईटिंग मैकडोनाल्ड बर्गर्स एंड मैकडोनाल्ड पिज्जास, विच इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट. ये बात बदलना चाहिए. भारत का खाना बाहर जाना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बढ़ावा देना चाहिए. वो नहीं हो रहा है. हर जगह हर तहसील में लग सकते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट. इसमें करोड़ों करोड़ों युवा को नौकरी भी मिल सकता है, लेकिन इसके तरफ भी कोई ध्यान नहीं है. दिस इज वाई वी फील दैट इट नीड्स टू बी चेंज्ड इन टोटो. चेंज शुड बी रेडिकल. ऐसा वैसा चेंज से नहीं होगा, इसके मूल रूप से चेंज करना पड़ेगा. पावर पॉलिसी आल्सो नीड्स टू बी ए चेंज. ए न्यू वाटर पॉलिसी, ए न्यू पावर पॉलिसी शुड बी ड्राफ्टेड फॉर द कंट्री. देन ओनली वी विल बी एबल टू एड्रेस द शॉर्टेजेस एंड द प्रॉब्लम इन दीज टू इश्यूज. और दूसरी चीज भी है, हम अपने राजधानी में जाते हैं दिल्ली, कभी कभी आधा घंटा कभी 45 मिनट भी चक्कर लगाने पड़ते हैं. वी आर होवरिंग इन द एयर. आप सभी लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ ट्रैफिक कंजेशन. कहीं जाइए आप, हमारे एयरपोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है. इस प्रकार का एक्सपेंशन होना चाहिए, नहीं होता है. हमारा रोड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है. और हमारे रेलगाड़ियाँ जो चलते हैं, सेकंड लार्जेस्ट रेलवे है हमारे पास. ये बड़ी अजीब बात है, किसी एक में भी परफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इतने साल के बाद भी. काफ़ी दुखदायी बात है. पानी का मैं ख़त्म कर लूँ, आपको शीट सप्लाई किए हैं. देयर आर अबाउट 13 कंट्रीज का ये शीट है. इसमें साफ डिटेल्स है. एक्चुअली होता यह है, पानी कहीं भी किसी फैक्ट्री में नहीं बनता. पानी बहुत अनमोल चीज होती है, मानव उसको तैयार नहीं कर सकते. जो आता है प्रकृति देती है, उसको बड़ा संभाल के यूज करना चाहिए. हमारा देश बाढ़ से भी प्रभावित है, सूखा से भी प्रभावित है. आधा बिहार तो डूबा हुआ रहता है हर साल, आधा सूखे में रहता है, और कई जगह देश में अकाल सकाल होते ही रहते हैं. ये हमारे अनुभव है. जो पानी की उपलब्धि है, जो प्रकृति भगवान ने दे रखा है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें. देखिए, एक छोटा सा देश है जिम्बाब्वे. इनके पास एक रिजर्वायर है 6533 टीएमसी. इसका मैंने आपको दिया है डिटेल्स, यू कैन सी इट लेटर ऑन. ऐसे ही रूस में है अंगारा, वहाँ पे 5968 टीएमसी का डैम्स है. कनाडा में, अमेरिका में होवर डैम है. ऐसे ही I have given you the details, you can go through this document, it will show you. भारत जैसे विस्तार देश में, इतने विशाल देश में, कम से कम 2-3 तो कम से कम ये ऐसे प्रोजेक्ट हमारे पास होना चाहिए. देश पूरा प्यास है, खेत पूरा प्यासे है, गले प्यासे है, लेकिन इस पर कोई ध्यान ही नहीं. ये ऐसे अगर 2-4 रिजर्वायर बना लें तो हम बाढ़ से भी सेफ रहेंगे, सूखे से भी बचेंगे. पीने के लिए पानी विस्तार मिलेगा, उद्योग के लिए मिलेगा, हर किसी को मिलेगा. हर किसी को देने के बाद तो 41 करोड़ एकड़ की कृषि योग्य भूमि है इंडिया में, हर एकड़ में पानी दिया जा सकता है. मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, लोगों को आप बताएं, आपके अखबार के जरिए, आपके चैनलों के जरिए. आई प्रे यू, प्लीज लेट इट बी नोन टू द पीपल. इंडिया में दमदार सरकार अगर हो, हर एकड़ में भरपूर पानी दिया जा सकता है. पीने का पानी हर घर में नल फिट करके दिया जा सकता है, और उद्योग के लिए जो चाहिए भरपूर हम दे सकते हैं. इसके बाद भी कम से कम 20-25 हजार टीएमसी की बचत है. एज पर एज वाटर इज कंसर्न, यूजेबल वाटर इज कंसर्न, इंडिया इज ए सरप्लस कंट्री. भगवान ने, प्रकृति ने इतना दिया है, इसके बाद भी क्यों तड़पना पड़ता है लोगों को. हम जब औरंगाबाद गए, वहां बताया 8 दिन में एक बार पानी आता है. अकोला से हमारे भाई प्रकाश पोरे बता रहे थे कि वहां 7 दिन में एक बार आता है. सोलापुर वाले कह रहे 10 दिन में एक बार आता है. पुणे के लोग भी बता रहे थे किल्लत है पानी के, पर्याप्त नहीं मिलता. और यहां तक के भी है, दिल्ली में जो कंट्रीज कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है, 75 साल के आजादी के बाद इवन इन द नेशनल कैपिटल बिजली की कटौती होती है, पर्याप्त पानी की प्रबंध नहीं है. ये किस बात का संकेत है? हम इसको क्या समझ सकते हैं? तो इसलिए सरप्लस पानी रखते हुए कोई भी देश ऐसा नहीं करेगा. जो प्राथमिक आवश्यकता है, इट्स ए प्राइम नीड ऑफ द पीपल. ऐसा भी ये डैम्स भी बनाने का कोई योजना नहीं है. जो एग्जिस्टिंग बैंक्स है, दे आर गेटिंग
सिल्टेशन आ गया उसमें, वो भी सही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप देखिए, सिंगापुर जैसा देश है हमारे आंखों के सामने, वहां कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट द माइंड पावर, देयर इज नथिंग। पानी भी उनके पास नहीं है कम से कम। हम लोग जाके वहां फोटो उतर रहे हैं, वहीं पुतला उसके मुंह से पानी निकलता रहता है, बगल में खड़े के हम फोटो निकाल रहे हैं वहां पे। बड़ा दुख मालूम होता है जब देखते हैं इस चीज। उनके पास कुछ भी नहीं है। कोई एक निवाला ऐसा उठाता है तो उसमें एक दाना भी उनका नहीं है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड। मट्टी भी नहीं है, सी रिक्लेम करके कुछ जगह बना है तो उसके पास मट्टी भी नहीं है। दे बाइट फ्रॉम इंडोनेशिया। ऐसी सिचुएशन में भी व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ सिंगापुर टुडे एंड व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ इंडिया? वहां दिमाग इस्तेमाल करके जहां कुछ भी नहीं है, मिस्टर ली कुआन यू, हु इज द मेकर ऑफ सिंगापुर, ही हैज चेंज्ड द फेट ऑफ सिंगापुरियंस। इट्स अ ग्रेट कंट्री टुडे बिफोर द वर्ल्ड। हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हैं इतने सारे उपलब्धियां लगते हुए। ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखिए आप, द स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन्स अक्रॉस द वर्ल्ड एक बार हम नजर डालते हैं। चाइना में गुड्स ट्रेन की एवरेज पर आवर स्पीड है 120 किलोमीटर्स। यूनाइटेड स्टेट्स में 78 किलोमीटर्स है, यूके में 75 किलोमीटर्स है, ऑस्ट्रेलिया में 80 किलोमीटर्स है, जर्मनी में 60 किलोमीटर है, जबकि हिंदुस्तान में 24 किलोमीटर है। व्हेन वी विल बी एबल टू कैच अप? हम कब मुकाबला करेंगे इन देशों से? कब आगे बढ़ेंगे? इतना विशाल देश, इतना विशाल पॉपुलेशन। ट्रक स्पीड देखिए, इंडियन ट्रक्स ऑन इंडियन रोड्स, इट्स एवरेज स्पीड इज ओनली 50 किलोमीटर्स, whereas Japan 80 किलोमीटर, साउथ कोरिया 80 किलोमीटर्स, यूके 95 किलोमीटर्स, यूएस में 95 to 115 किलोमीटर्स। ये ट्रक का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये पूरे आंकड़े मेरे नहीं है, दिस इज ऑल गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंटरनेशनल फिगर्स। हर चीज में हमारा रैंक गिरता जा रहा है। ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट में देखिए, पर कैपिटा पावर यूज में देखिए, पर कैपिटा पावर यूज में भारत का रैंक है 104। तो कहाँ है? भूटान भी हमसे ज्यादा है पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन में। तो हम कहाँ खड़े हैं? और ये ऐसे ही चलते रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। और सिंगापुर का एक बड़ा अजीब बात है, सिंगापुर का एक ही पोर्ट है। सिंगापुर पेरीमीटर इज ओनली 193 किलोमीटर्स। वो एक आइलैंड है, हम जानते हैं। जो कंटेनर्स हैंडल करते हैं, चाइना में 37.3 लाख कंटेनर्स, 37.3 है, इंडिया में 25.7 है। चाइना है, सॉरी, सिंगापुर का 37.3 है, चाइना अप टू 210 लाख कंटेनर्स का हैंडल करते हैं। वेरेज और इंडियन कोस्ट इज अबाउट 7.5 to 8,000 किलोमीटर्स। यानी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सही नहीं है। इतना विस्तार हमारा तट इलाके है, तटवर्ती कई राज्य है पूरे भारत में, वो भी सही नहीं है। हर चीज में आप किसी भी चीज देखिए, पोर्ट्स में देखिए, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, तो इसमें कंप्लीटली हमारे को, ये तो कोल इंडिया का है, यू लुक एट एवरीथिंग, वी आर गोइंग डाउन। फॉरेक्स इज टोटली गोइंग डाउन एंड डाउन। एंड व्हाट इज द रूपी वैल्यू टुडे? इट्स अबाउट 82 चेंज है आज में, मेरे ख्याल से 80 to 83 रुपीस है। ये स्थिति पहले कभी नहीं था भारत में। इतना गिरावट रूपी का अब पहली बार हमको देखने का मिल रहा है। वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल एनीथिंग। इसी को लेके द BRS प्रपोजेस फॉर ए क्वालिटेटिव चेंज इन द कंट्री। हमारा प्रयास वही है। पूरी भारत में हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार का उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तन का पूरी प्रयास करने का हम आगे बढ़ रहे हैं। रिफॉर्म एजेंडा भी मैंने आपको बता दिया। इट्स अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस में रिफॉर्म्स। तो ये मैंने दिया है आपको विस्तार में, आप इसको देख सकते हैं। मैं ज़्यादा अपने तरफ से नहीं बोलते हुए, इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क मी, यू कैन प्लीज बिगिन विथ। You can use, please, mic, you can use the mic. Mr. Rao, you mentioned about bringing about radical changes. What do you think will be the timeline for the BRS to make these changes? And will it There is no timeline for this.
It's a long way to go. We know it very well. Will it be alone or will it partner with someone else at the national level? Definitely 100% it will happen, because wherever changes happen, there only things are going in the right way. India also needs to change. It may take some little time. हम कोई हरी में नहीं है. इतनी बड़ी चीज को लेके आज में हो जाए, कल में हो जाए, परसों में हो जाए, हम ऐसा नहीं सोचते. जब भी हो जाए, लेकिन हो जाए, हुए तक बीआरएस इस बात को नहीं छोड़ेगा, इसका करते ही रहेगा. सर, आपने कहा कि दमदार सरकार चाहिए ये सब विजन लाने के लिए. क्या बीआरएस वो भूमिका में है, या फिर संयुक्त रूप से विपक्ष कुछ ऐसा सोच रहा है कि सब एक साथ मिलकर ऐसा कुछ पर्याय दिया जाए? ऐसा है, वी हैव सीन सो मेनी फ्रंट्स, यूनाइटेड फ्रंट, नेशनल फ्रंट, सब भी फ्रंट मिलकर काम किए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हो पाया है. ये हमारे सामने है, देश के सामने है. इसलिए वी आर प्रपोजिंग दिस एजेंडा. कुछ मित्र जो हमारे बीआरएस से सहमत है, हमारे एजेंडा से सहमत है, चलते चलते वो हमारे कंसोर्शियम में आ सकते हैं. हम उनको आह्वानित भी करेंगे. पूर्ण रूप से जो हमारे एजेंडा से सहमत है पर स्ट्रक्चरल चेंजेस, वो हमारे साथ आ सकते हैं. हम उनको साथ भी ले लेंगे. Mr. Chief Minister, what do you think about forging an alliance with other parties apart from Political? BJP? What do you think about forging an alliance of parties? मैं देश के बारे में बात कर रहा हूँ, आप राजनीति बात कर रहे हैं. If you can ask any question about the country, I would be more happy. But I'm asking राजनीति political तो question, चलता है. सर, आप रीजनल पार्टीज का अलायंस के बारे में क्या सोचते हैं? बीजेपी और We are कांग्रेस not के- regional party now. We are a national party. I have already announced it. That's the name. I changed my party's name from TRS to BRS. Okay, and my second question is regarding, you have been a strong proponent of separate states. So will you support separate state of Vidarbha? It's not about Vidarbha alone. I'm sorry to say. It's very strange that India is a country where Sikkim-like state with 6.5 population is also a state, and where UP is also a state with 24 crores of people. This system needs to be changed. There should be some scientific method to make states in the country. That will come, when that will happen, everything will happen. बिल्कुल किया था, उसमें शेक क्यों कर रहे हैं आप? तेलंगाना बनने के बाद में आपने भैया बिल्कुल विदर्भ किया का था. नाम नहीं लिया. मैंने यहाँ पे सभा भी संबोधित की थी. हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा कि हाँ, बिल्कुल. तेलंगाना बनने के बाद में आपने विदर्भ का नाम नहीं लिया, तो अभी कोई आपका क्यों एजेंडा नहीं में लिया है क्या? हमने? कौन कहा आपसे मैंने नाम नहीं लिया? कहीं बोल ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे आप विदर्भ में कभी. अभी पहली बार आपका एंट्री हुआ है. ऐसा मैंने पॉलिटिकल. आपको सीधा बता दिया. भारत में ही एक अजीब स्थिति है राज्य बनाने के सिस्टम को लेकर. मुझे भी 15 साल लड़ने पड़े. When I was on to fast on to death, almost मैं मरते मरते फिर जीवित हुआ. मैं अनशन पे बैठ के मेरे मरते मरते समय में अनाउंसमेंट आया पार्लियामेंट से. यानी कि देश साइंटिफिक नेचर. इसलिए मैं कहता हूं उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तन की जरूरत है. कहीं कोई राज बनाना है तो इतना मुश्किल, इतना मशक्कत क्यों ऊपर करती पड़ती है देश में. राज बनाना है तो बना लो. हमने तेलंगाना बनाया जैसा, तो we have converted the 10 districts of Telangana into 33 districts, whereby we are achieving wonderful results there. ये होना चाहिए आमतौर पर कई जगह. सर, एक सवाल ऐसा है, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के 288 सीट्स जो है वहां पे उम्मीदवार होंगे. जितना भी वोट शेयर आपको मिलेगा लोकसभा में, विधानसभा में, तो उसका फायदा कह रहे हैं ऐसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कि बीजेपी को होगा. देश में आम आदमी पार्टी के बारे में भी यही कहा जाता है कि जो वोट शेयर, आप भी देश की बात कर रहे हैं, बाकी पार्टी भी देश की बात कर रहे हैं, पर इस सारी चीजों का फायदा गुजरात में भी देखा है बीजेपी को होता है. इससे आपने फिर भी राजनीति शुरू कर दी है. नहीं सर, ये सवाल है. आप इसमें सवाल राजनीति का है. सर, आप राजनीति करने तो आए ना. तो आप यस, पॉलिटिक्स इज ए व्हीकल टू अचीव दिस टारगेट्स. पर सर, आप जब नीतियां बनते हैं पार्लियामेंट से, नीतियां बनते हैं विधानसभाओं से, तो पॉलिटिक्स में रहना जरूरी है. गारू, एक लास्ट मेरा सवाल ये है, ये ब्लूप्रिंट है किसका? ये ब्लूप्रिंट. आपका प्रश्न का मैं जवाब देता हूं. किसका फायदा होता है, किसका नुकसान होता है, इससे हमको मतलब नहीं है. इस देश में आजकल एक फैशन बन गया. कोई भी एक पार्टी खोल के आ गया तो किसी का बी टीम का हो, किसी का सी टीम का हो, किसी का ए टीम का हो, ऐसा एक तमाशा बन रहा है. इसका कोई मतलब ही नहीं है. ऐसा कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन हमारा जो काम है देश के जनता के लिए होगा, देश के जनता के फायदा के लिए होगा. गारू, ये ब्लूप्रिंट है जो आपने दिया है, दिस इज अ ब्लूप्रिंट, क्योंकि महाराष्ट्र में इसके पहले राज ठाकरे ब्लूप्रिंट लेके आए थे
उसका ये ब्लूप्रिंट है, क्या ब्लूप्रिंट में? ये आपने जो दिया है डॉक्यूमेंट, दिस इज द ब्लूप्रिंट फॉर महाराष्ट्र डेवलपमेंट। नॉट महाराष्ट्र, इट्स फॉर द होल इंडिया, बट इट्स अ ब्लूप्रिंट फॉर होल कंट्री। एंटायर कंट्री नीड्स ए चेंज, इट्स नॉट ए सिंगल स्टेट विच कैन नॉट डू एनीथिंग। सर ये सर बताएं, दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटका, आंध्र, तमिलनाडु में बीआरएस क्या स्थिति में है और महाराष्ट्र ही क्यों चुना गया है? ऐसा है, महाराष्ट्र में ये दुखदायी बात है एक्चुअल में। ये चीज मैं साफ बताना चाहूंगा। हमारा नारा भी है अब की बार किसान सरकार। हमने इसलिए दिया, लार्जेस्ट सुसाइड्स इन द कंट्री आर टेकिंग प्लेस इन महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा आत्महत्या है, और खास तौर पर जो तेलंगाना के बॉर्डर से लगे हुए यवतमाल जिले में बहुत ज्यादा आत्महत्या हो रही है। और इसके देखते हुए हमने समझा महाराष्ट्र से शुरू करो, इसीलिए हमने महाराष्ट्र से शुरू किया। सर एक क्वेश्चन और एक है कि भागीरथ भालके के लिए एक प्राइवेट विमान भेजा गया था, ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि प्राइवेट विमान भेजना पड़ा? प्राइवेट विमान नहीं हो, हमारा अपना पार्टी का विमान है। हाँ, तो पार्टी का ही विमान क्यों भेजना पड़ा? पार्टी में लोग आ रहे तो क्या करें, भेजेंगे, उसमें क्या है? तो इसके लिए प्राइवेट विमान भेजा जाता है? कौन सा बड़ा बात है? सर ये पार्टी के लोग प्राइवेट विमान में घूमना नहीं चाहिए। आज भी मैं प्राइवेट विमान से ही आया हूं, इसमें कौन सी नई बात है भाई? सर अमेरिका में तो कदम कदम पे प्राइवेट विमान है भैया, किसानों के पास भी विमान है। वही स्थिति भारत में हम लाना चाहते हैं। सर ये कई बताएं, लोग हैं। सर अभी आपने ये विमान की बात की, थोड़ी देर पहले आपने सड़कें और ट्रकों की स्पीड अलग अलग देशों की है कि नहीं, तो पिछले कई सालों में सड़कें तो देश की बन रही है, तो क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि इससे भी बढ़िया और इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, और वो कितना टाइम लेगा, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? भैया क्या बन रहे क्या नहीं बन रहे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमने जो बताया वो हकीकत है ना। ये आंकड़े मेरे नहीं है भैया, केंद्र सरकार के हैं, उन्होंने खुद बताया है। तो इससे भी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है? 100% हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? सर ये बताएं, सर नहीं समझा मैं आपके बात को। हंड्रेड 100% हो जाएगा मैम, बिकॉज हमारे पास महाराष्ट्र से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे थे, अब वो ऑलमोस्ट थम गए। ऑलमोस्ट, कहीं एक आधा होता होगा लेकिन ऑलमोस्ट थम गए। नंबर 2, हमारे किसान आज कड़े हो गए हैं। हमारे जो पॉलिसीज है, एक्सेलेंट पॉलिसीज है, किसानों में जितना दुख था वो सारा मिट गया है। अभी हमारे किसान बहुत खुशहाल है, अच्छा है। मैं एक बात आपको जरूर समझाना चाहूंगा, आधा से ज्यादा हमारे किसान खेती छोड़ के पलायन थे, खास मुंबई में काम करते थे, कई जगह काम करते थे, पूरे भारत में पेट भरने के लिए काम करते थे। आज हमारे लोग पूरे वापस आ गए, और तेलंगाना राज्य में करीब 14 राज्यों के लोग आके हमारे पास अपने पेट भर रहे हैं। यही स्थिति महाराष्ट्र में भी, विदर्भ में भी आ जाएगी अगर बीआरएस सरकार यहां बने। सेम तेलंगाना जैसा स्थिति यहां भी आ जाएगी। सर ये बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कहा जा रहा है कि नागरिकों की राय ली जाए, धर्म गुरुओं की राय ली जाए, तो आपका क्या कहना है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए? इनकी राय, लोगों की राय की बात की जा रही है और धर्म गुरुओं की राय लेने की बातचीत की जा रही है। ये धर्मगुरु कहां से लाके रख दिए भाई राजनीति में? धर्मगुरु तो को मठ चलाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, याग करना चाहिए, वो इसमें घुसपैठ करके बड़ा हंगामा कर रहे हैं देश में। Sir, I am Neeraj from Power of One magazine, this side. So I want just ask you a question. You would be the Prime Minister candidate of opposition. So in this situation, अपोजिशन क्यों भैया, अपोजिशन क्यों बोलते हो आप? नहीं, in this situation, क्योंकि बाहर जितने विपक्ष के लोग हैं उनके लिए आप एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ इस तरीके से महाराष्ट्र में जब आप आएंगे तो एक सेक्युलरिज्म की जो दूसरी ताकतें हैं वो कमजोर होंगी, सेक्युलरिज्म की लड़ाई कमजोर होगी, क्योंकि वोट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यदि थोड़ा सा भी आपके फेवर में होता है तो डेफिनेटली इट विल बी अफेक्ट टू द अदर्स। एक सिंपल बात है, किसको इफेक्ट होता है किसको नहीं होता इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जनता के फायदे में काम हो वो काम हम करते हैं। सर आपने कहा है कि अब की बार किसान की सरकार, यस। जब चुनाव आएंगे तो किसानों की क्या भागीदारी रहेगी, क्या उनको मौका दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। हम तो कह रहे हैं हल चलाना बंद करो और रास्ता निकालो पार्लियामेंट में जाने का, विधानसभा में जाने का।
हम सीधे ही कह रहे हैं। राव सर मेरा एक सवाल है। आपका मैंने पूरा भाषण भट्ट सभागृह में देखा, आपने एक भी बार विदर्भ की बात नहीं की और आपने जस्ट अभी कहा कि विदर्भ को हम तेलंगाना जैसा बनाएंगे। अगर आपकी सरकार भारत में आती है तो आपने खुद ने इतना बड़ा संघर्ष किया है कि सेपरेट जो राज्य रहते हैं उन्हीं का विकास होता है, तो आप अलग विदर्भ आप नहीं देना चाहते क्योंकि आपने कहा कि हम तेलंगाना जैसा बनाएंगे विदर्भ को, यानी आपने सेपरेट विदर्भ का मुद्दा छोड़ दिया है क्या? हमने नहीं छोड़ा या नहीं पकड़ा, हम कभी पकड़ लिया कभी छोड़ लिया, हम तो सीधे ही कह रहे हैं, इसमें कोई ये बात नहीं है। सीधी बात यह है, भारत में कई जगह नए राज्यों की मांग है। मैं एक बात कहता हूं आपको, इस सादा सिंपल बात है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बिहार को लेके एक, उसका नाम क्या है, मिथिलांचल राज्य का मांग है। मेरा नारा लेके, मेरा मांग लेके, मेरा दिल्ली पहुंचने से पहले 10 साल से वो लोग बैठे हुए हैं जंतर मंतर में। मेरा बात हो गया, तेलंगाना बन गया, वो आज भी बैठे हैं ऐसे ही। तेलंगाना बन के वी आर सेलिब्रेटिंग 10th year of formation of Telangana, still they are sitting there. Why the things should be like this? भारत में राज्य बनाने के मांग होंगे, वो एक बात है, और राज्य बनाने की जो बात है वो केंद्र सरकार को खुद में सोचना चाहिए। देखिए हमारे पास एंड बंगाल में 2 जगह जिले की संख्या नहीं बढ़ाए, जबकि पूरे भारत ने बढ़ाया। हमारे पास जो थे वही थे। अब तेलंगाना बनने के बाद मैंने तेलंगाना का विभाजन करके 33 जिला कर दिया। हमको देखते हुए आंध्र में भी 25 जिला कर दिया वो लोग। एंड द थिंग्स आर गोइंग सो स्मूथ, यू नो। बहुत बड़े बड़े जिलों की जगह एक एक जिले में अब 3 कलेक्टर आ गए, 1 कलेक्टर के बजाय। काफी काम हम कर पाते हैं, काफी काम कर रहे हैं, हमको रिजल्ट पाया। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। हमारे राज्य को किसानों के बढ़ोतरी के लिए हमने क्या किया, एवरी 5000 एकर्स को एक क्लस्टर बना दिया। एक अच्छा अनुभव है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन पूरे ऐसे राज्य में, तेलंगाना राज्य में 2601 क्लस्टर बने। हम और हमारे चीफ सेक्रेटरी पूरे कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस बुला के उनको समझा दिए, भैया बहुत अहम चीज़ है, यहाँ किसानों की पूरी चर्चा होगी, अच्छा होगी, ये 6 महीने के अंदर बनाना है। और बिल्कुल 6 महीने के अंदर हम बना पाए। अगर पुराने जिले रहते, डिस्ट्रिक्ट के एक ही कलेक्टर रहते, कभी भी संभव नहीं होता था। आज ऐसा हो रहा है। अमेरिका हमसे बुद्धिमान देश है डेफिनेटली। वो देखो 33-34 करोड़ का उनका पॉपुलेशन है, 50 राज्य बना लिया उन्होंने। हमारे पास क्या जाता है, और एक 10-15 राज्य बने तो क्या जाने का है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? इसको इतना कठिन क्यों बना के रखा है पूरे देश में? राज्य बनाने के लिए देश की रवैया भी बदलना चाहिए। जब वो बात आएगी उसमें ऑटोमेटिक विदर्भ भी बनेगा, कौन रोक सकता है उसको? सर, मोदी सरकार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है उसमें आपका और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो देश कहता है मोदी सरकार लाता है, तो तब देखते हैं अभी क्या बात करते हैं। Sir, I am Amit Wankhede from Happening Today here. Here, sir, in front of you. You gave the example of Singapore. In Singapore, there were many structural and administrative changes. There was also opposition from media also. What type of constitutional, administrative and structural changes are you suggesting for development of India? मेरा एक बात है, मेरा आपसे सीधा निवेदन है। कहीं ऐसे कुछ कॉन्क्लेव चल रहा था मीडिया का, इसमें मैं था। मैंने कहा चाइना का, जैसा आपसे कहा, उनके सामने रखा, तो बोलने लगे चाइना का स्थिति कुछ अलग है, वहाँ के कानून कुछ अलग है, वहाँ चुनाव ने, मतलब ऐसे बातें करें। जब चाइना से हमारा सिस्टम अच्छा हो तो हमको चाइना से आगे रहना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए ना। यानी कि ज्ञान किसी के पास नहीं होता है, ज्ञान का कोई ठेकेदार नहीं होता है। अच्छी ज्ञान जहाँ से भी प्राप्त होता है पूरी दुनिया में, वहाँ से लेना चाहिए, उससे थोड़ा रिफॉर्म करके अपने देश के मुताबिक बना लेके उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, बिल्कुल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। मैं आपको बताऊं तो कई देश है जो आउट ऑफ बॉक्स जाके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करके आगे बढ़ चुके हैं। जापान देखो एशेस में गए हिरोशिमा नागासाकी के बाद, नाउ दे आर द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। चाइना देखिए, साउथ कोरिया देखिए, मलेशिया देखिए, सिंगापुर देखिए, कई ऐसे देश है हमारे सामने। हमारे देखते देखते कम से कम 15-16 कंट्री काफी अच्छी उनकी तरक्की हुई है। वैसा हम क्यों नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान में? हमको खुद में ज्ञान नहीं है तो वहां से सीख सकते हैं हम लोग। अच्छी बात कहीं से भी मिलता है दुनिया में, वहां से लेना चाहिए। केसीआर गारू
ये तेलंगाना का फुटप्रिंट भारत सरकार इम्प्लीमेंट करता है, अक्सर इस टाइप का एक बात एडवर्टाइजमेंट में होती है, तो क्या आपकी और मोदी साहब की लेट नाइट मीटिंग्स होती है ये पॉलिसी को लेकर? क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। तेलंगाना का जो फुटप्रिंट पॉलिसीज है उसका फुटप्रिंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करता है, इस प्रकार की बात हमेशा एडवर्टाइजमेंट में होती है, तो आपकी मोदी जी के साथ में कोई मीटिंग्स होती है ताकि आइडियाज एक्सचेंज हो जाए? मोदी जी मेरे अच्छे मित्र है, कई बार हम अपने ख्यालात बदलते हैं, नीति आयोग मीटिंग में, कहीं इधर उधर में, बिल्कुल हम मिलते जुलते हैं, और कुछ मीटिंग्स भी होते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द स्टेट्स। केरल में कोई चीज़ बेस्ट हुआ तो दूसरा सीखे, तेलंगाना में कुछ अच्छा हुआ तो दूसरा सीखे, ऐसे वो एक्सचेंज होते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। Mr. Rao, since your party is targeting Nagpur, is your party going to fight this municipal corporation elections as well? We are going to fight each and every election in Maharashtra now. Okay, and how many? नहीं सुनिए, मेरी पूरा बात सुनिए। हम जीते ना जीते इससे कोई बात नहीं है, कुछ लोग जीतेंगे कुछ लोग हारेंगे, कोई बात नहीं है। हम अपना बेस बनाते चलेंगे, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है भारत परिवर्तन का, तो हम अपने जगह बनाते बनाते आगे बढ़ेंगे और पूर्ण लक्ष्य पाने तक हमारा कोशिश जारी रहेगा। In Vidarbha, how many seats you are targeting? Assembly seats? All seats. Why not all seats? सर बताओ कहाँ किसान नहीं है? किसान तो छोड़िए, किसान के साथ पूंजीपति भी आना चाहिए, उनकी थाली में खाना कहाँ से जाता है? किसान ही देता है। हेलो सर, सर मेरे दो क्वेश्चंस थे आपसे। आपने सर किसानों की बात की, तो सर मेरा एक पहला क्वेश्चन था कि एमएसपी के रिगार्डिंग। सर एक किसानी है सर, जैसे आप कोई भी अगर मार्केट से प्रोडक्ट लीजिए, सब एमआरपी पे बिकता है, पर किसान का प्रोडक्ट आप एमएसपी पे के लिए बात करते हैं, और वो भी मेजोरिटी ऑफ इसको नहीं मिलता है जो। और आपने सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने यूएस की बात की। सर यूएस में मेजोरिटी ऑफ लैंड होल्डिंग जो है वो बड़े जो हम प्राइवेट कंपनीज बोल सकते हैं उनके पास है, और उनको और वहाँ पे जो छोटी लैंड ओनर्स है उनको वहाँ इंसेंटिव देना पड़ता है। तो आपको इस स्ट्रक्चर को करेक्ट करने के लिए आप क्या आपके आइडियाज है सर एमएसपी के और इसके? आपका सेकंड क्वेश्चन का मैं पहले बोलता हूँ, पूरे ही दुनिया में मैंने इसके काफ़ी विस्तार में स्टडी किया है, ये मेरा अपना नॉलेज नहीं है, ये जो हकीकत है, पूरे दुनिया में बगैर सरकार के सपोर्ट के एग्रीकल्चर खड़ा होता ही नहीं। हर जगह सबसे ज़्यादा सब्सिडी एग्रीकल्चर को देने वाला देश है अमेरिका, मैं जानता हूँ, और अन्य देश भी। एक भारत ही ऐसे देश है जो एग्रीकल्चर को सब्सिडी नहीं देती है, लेती ज़्यादा है एग्रीकल्चर से, देने के नाम पे कुछ मात्रा में देती है लेकिन लेता ज़्यादा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दैट इज वाई आवर फार्मर्स आर फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सर मेरा एक सवाल है सर, इधर जी। मेरा एक सवाल है, अब की बार किसान सरकार किसानों के लिए आप काम कर ही रहे हो। देश में जो भी सरकार आई है, आने के पहले उन्होंने काफी वादे किए हैं, लेकिन 5 साल निकल जाते हैं, वादे भूल जाते हैं। अभी 10 साल निकल गए, वादे भूल गए। आपकी सरकार अगर देश में आती है तो क्या शिक्षा की नीति और रोजगार की नीति क्या रहेगी? क्योंकि देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है, जो गरीब है उनको शिक्षा नहीं मिलती। तो अगर आपकी सरकार अगर देश में आती है तो क्या नीति रहेगी? भैया मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाते हैं हर पार्टी और पेश करते हैं लोगों के सामने। हम भी इलेक्शन मैनिफेस्टो दिए थे चुनाव से पहले, हम 2 बार चुनाव जीते हैं। हमारे पास 119 सीटें हैं हमारे राज्य में, तो पहले चरण में हम 63 सीटों से जीते थे, नेक्स्ट टाइम हम 88 सीटों से जीते। हमने जो कहा हमारे मैनिफेस्टो में उससे 100 गुना बढ़ के हम काम किया है। जैसा कि किसान बंधु जो स्कीम है, एकड़ में 10,000 रुपये देते, हमने मैनिफेस्टो में नहीं रखा, लेकिन हालात के अनुभव मिलते मिलते चलते चलते हमने बीच में कर दिया। जैसा कि हमारे दलित वर्ग के भाई है, आज देखिए कितने अत्याचार आज भी होते हैं। पेपर में पढ़ के बड़ा दुख होता है, किसी दलित ने शादी किया और घोड़े पे जा रहा है तो उसको खींच के मार रहे हैं, मरवा भी दे रहे हैं किसी जगह। तो एक रोज नहीं गुजरता इसमें दलित पे कोई अत्याचार नहीं है। हमने ये सोचा है 100% हमारे पास ये चीज़ बदलनी चाहिए, हर हालत में इसको रोकना चाहिए, ये अत्याचार बंद होना चाहिए।
इसके लिए हमने सख्त कानून हमारे पास लाया है, कम करने का बहुत प्रयास किया है। और दलितों का उद्धार मैं पूरा बिलीव करता हूं, उनका इकोनॉमी बढ़ाने से ही ये शोषण पीड़न उनका चले जाएगा। इसलिए हम इतना एक क्रांतिकारी प्रोग्राम लाए हैं हमारे राज्य में, जो हमने इलेक्शन में कभी कहा ही नहीं है, हमारे मैनिफेस्टो में भी नहीं है। हम चेप्तान एक दलित बंधु स्कीम लाए हैं। जितने भी दलित फैमिलीज है फेज्ड मैनर में हम उनको 10 लाख रुपए देते हैं हर दलित फैमिली को, सैचुरेशन मोड में। अभी हमने 50,000 फैमिली को दिया है, उसका बहुत ही अच्छा अनुभव है, हम बहुत संतुष्ट हूं मैं। कई लोग आके देख रहे पूरे भारत से भी, कई दलित नेता भी आके देखे, कई मुख्यमंत्री भी आके देख रहे, मंत्री भी आके देख रहे। वो उनके कोई पाबंदी नहीं है, इनका कोई बैंक लिंकेज नहीं है, वो इतनी अच्छी स्कीम है। वो जो आता है उनको हुनर, जो उनके पास जो हुनर है वो काम करे, ये काम करो वो काम करो, ऐसा कोई नहीं है। तो इससे अच्छा हो रहा है। आज अभी चालू है हमारे पास, इस साल हमने 17,000 करोड़ रखा है बजट में, 1,30,000 दलितों का भी दे रहे हैं। ये ऐसे काम देश में शुरू होना चाहिए। 75 साल से अगर ये काम शुरू होता तो कभी का हमारा दलित वर्ग का उद्धार हो जाता, नहीं हो रहा है। मोस्ट अनफॉर्चुनेट, when the country's economy is grown, automatically all these things can be done. It's not doable, it's a doable thing. दूसरा, शिक्षा के बारे में आपने पूछा। शिक्षा बिल्कुल जितना अच्छा शिक्षा मिले वही बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होगा उनके लिए, तो दुनिया से लड़के अपना जिंदगी जिएगा। हमारे पास हमने आवासीय विद्या का बहुत इंपॉर्टेंस दिया, पूरे देश में कहीं नहीं, हम चैंपियन है उस चीज को लेके। 1001 स्कूल हमने आवासीय विद्यालय छोड़ चुके हैं, उसमें 5.5 लाख 5,69,000 बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियां और लड़के भी, जिनके ऊपर हम एक साल में 1,25,000 रुपये एक विद्यार्थी पे खर्च करते हैं। बहुत ही अच्छे परिणाम उसके मिल रहे हैं। नीट में, हर एग्जाम में हमारे बच्चे बहुत सीट डाल रहे हैं। तो ऐसे शिक्षा पूरे देश भर में आना चाहिए, हम ये चाहते हैं। शिक्षा का नीति भी पूरा बदलना चाहिए, जैसे जर्मनी में मिलता है, यूएस में मिलता है, कई अन्य देशों में मिलता है। शिक्षा फ्री में मिलना चाहिए। सरकारी स्कूलों का अहमियत बढ़ा देनी चाहिए। सरकार स्कूल छोड़ के हमारे बच्चे आज प्राइवेट स्कूल में भाग रहे हैं। सरकारी स्कूल क्वालिटेटिव बनाना चाहिए उनको, जो हम लगे हुए हैं बना रहे हैं। सर, महंगाई को लेकर कोई भी सरकार बात नहीं करती, तो आप क्या आपकी सरकार में इस एजेंडों को लेकर महंगाई कम करेंगे? बिल्कुल, आपका बात सच्चाई होना चाहिए, उसका प्रयास होना चाहिए। इन्फ्लेशन कट गया तो महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो महंगाई भी बढ़ेगी। सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग को लेकर काफी चर्चा हो रही है इन दिनों। तमिलनाडु में एक 2 दिन पहले कार्रवाई हुई, आपके राज्य में भी आईटी के कुछ रेड्स आपके एमएलएस पर भी हुई है, सर्चेस हुए। इस पे कैसा देखते हैं आप? बिल्कुल गलत बात है जो हो रहा है, अच्छा नहीं है, लोकतंत्र में सही नहीं है। दूसरा, एक बात नहीं भूलना चाहिए किसी को भी, वो चाहे मोदी जी भी हो, कोई भी हो, डेमोक्रेसी के पिलर्स आर द पार्टीज। ये प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के स्तंभ है पार्टी। पार्टियां बचे रहे तभी लोकतंत्र बचे रहेगा, तब हमको मौका मिलेगा, जनता हमको मौका दे सकती है। मोदी जी भी काहे से प्रधानमंत्री बने? चांस था लोकतंत्र में, वोट के जरिए, तो तभी जाकर उनको चांस मिला। दूसरे लोगों को भी जीने देना चाहिए। इतना पीछे पड़ के उनको हरास करके करना ठीक बात नहीं है। इट्स नॉट गुड एट ऑल। ये निंदनीय बात है, खंडनीय बात है। सर, महाराष्ट्र लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा में आपकी पार्टी कितने सीट का टारगेट लेके चल रही है? पूरे सीटों का टारगेट ले रहे हैं हम तो। मिस्टर राव, क्योंकि अगर किसान समझते हैं, किसान फैमिली हमारे साथ आते हैं, तो कौन रोक सकता है? Mr. Rao, you mentioned about constitutional reforms. Can you elaborate on that? We need to make some structural changes. It's not changing the constitution in toto. एक बात ऐसा होता है भैया, इसमें खुलकर बात करना चाहिए, इसमें छुपाने वाली बात कुछ नहीं। अक्सर ये होता है, किसी भी देश का एक शुरुआत कहीं से गिनते हैं। समझो कि ये 3-4 तरीके का होता है। किसी जगह ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऑटोक्रेसी डेमोक्रेसी होता है, किसी जगह इनकलाब जैसा कि लेनिन ने लाया, माओ ने लाया, क्रांति आया, तो तब से वो लोग शुरुआत गिनते हैं। हम जैसे देश में आज़ादी से हम शुरुआत मानते हैं, जिनको दूसरों का रूल चला गया, हमारा खुद का रूल आ गया, तब से हम गिनते हैं। सर 2000 सुनिए, एक मिनट सुनिए। तो इसमें क्या होता है, ये जब भी देश बनता है उस समय के बुद्धिजीवी कुछ लोगों से कमेटी बना देते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे पास बना था बाबा साहब अंबेडकर जी के चेयरमैन सदारत में, और कानून कायदा कुछ बना के अपनी जर्नी शुरू करते हैं।
लेकिन एक दो दशक में चलते चलते जो अनुभव मिलता है उसको पूरा करके 95% देश सेटल होता है मेन मुद्दों पे। बाकी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू जैसे आने लगा तो उसमें चेंजेस करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर नहीं था आज आ गया, स्मार्टफोन था नहीं था अब आ गया, साइबर क्राइम एक नई चीज आ गई साइबर क्राइम। तो ऐसे सिर्फ छोटे छोटे बातें हैं, लेकिन मेन कंट्री पूरा सेटल होता है 1 दशक 1.5 दशक 2 दशक में। हमारा दुर्भाग्य यह है कि 75 साल के बाद में भी हम सेटल नहीं, इसलिए वी नीड टू मेक सम स्ट्रक्चरल चेंजेस वेयर दे आर इलेक्टोरल चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। जैसे मैंने अभी बताया, द टोटल वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया नीड्स टू बी चेंज्ड, द टोटल पावर पॉलिसी। देखिए ना, सिंपल बात है, इतना भंडार कोयले का देश में है लेकिन ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाया जा रहा है, किसके लिए, किसके फायदे के लिए? इंडोनेशिया से कोयला मंगाया जा रहा है और जबरदस्ती किया जा रहा है ट्रांसकोस पे, जेनकोस पे, स्टेट्स पे, यही खरीदो, जबकि हमारे हिंदुस्तान का कोयला मिलता है 4000 में टन, वो मिलता है 28,000 में टन, वही खरीदो, जबरदस्ती किया जा रहा है। That's the reason I said there have to be some structural changes which have to be transparent and clear. पावर एंड वाटर का प्राइवेटाइजेशन होने को रहा क्या? प्राइवेटाइजेशन पावर में लाना इतना गलत है भैया। हमारे खुद का अनुभव है, एक गैस आधारित पावर स्टेशन, जबकि हमारे पास, मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, कोई भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, वो आदमी ने पीपीए कर दिया 25 साल का, यानी कि हम गिरवी रखे गए 25 साल। वो पीपीए का अग्रीमेंट कुछ ऐसा है, वो सप्लाई ना भी करो तो हम उसको पैसा देना पड़ेगा। दैट गैस प्लांट हैज नेवर स्टार्टेड बट स्टिल वी आर पेइंग मनी टू दैट कंपनी। दिस इज द काइंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन विच वी आर अपोजिंग। अंधाधुन निजीकरण इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। जो पब्लिक सेक्टर, देखिए मैं बता रहा हूं ना, ये यूं ही नहीं बोल रहा हूं मैं। हमने तेलंगाना राज्य आने के बाद में हमने मन बना लिया है, एक 6000 मेगावाट का बिजली उत्पादन करो। सोलार में एक 6000 का टारगेट था, 5700 हो गए, 6000 थर्मल में। मेरे पीछे काफी लोग पड़े, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े कंपनी, एल&टी सब आए। हमने फैसला लिया है कैबिनेट में रख के, नो प्राइवेटाइजेशन इन पावर सेक्टर। तेलंगाना जेनको ही बनाएगा और हमने बना दिया। तेलंगाना जेनको चल रहा है हमारे पास आराम से। आपका क्या राय है? आपको क्या, आपका राय बताइए। ये एक बात है, तो साफ बात है, अच्छा क्वेश्चन है ये। हमसे ज्यादा विकसित जो देश है, जैसे कोई यूरोपियन कंट्रीज है, यूएस है, उन्होंने भी ईवीएम लाया था, ऐसे ही वहां पे भी चेक होने लगा लोगों को। तो दोज गवर्नमेंट्स हैव थॉट बेटर गेट रिड ऑफ दिस ईवीएम, गो फॉर बैलेट। जब उन्होंने ला के वापिस चले गए, हमारे देश में भी जिसमें लोगों को शक है उसको बंद कर देना चाहिए, बैलेट इलेक्शन करवा देना चाहिए, कोई गलती नहीं है। सर, आप फंड कहाँ से लाते? इतनी स्कीम चल रही है देश में, फंड्स मैनेजमेंट कैसे होता है और लोन कितना है आपके गवर्नमेंट पे? क्योंकि महाराष्ट्र जैसे स्टेट पर काफी बड़ा लोन है, तो बाकी स्टेट्स ये योजनाएं क्यों नहीं लागू कर पाती? और आपका मैनेजमेंट किस तरह से, फंड्स आप कहाँ से लाते हो? मैं आपको एक बात बताता हूं, कड़ी मेहनत करने से, लूपहोल्स प्लगिंग करने से, सही निर्णय लेने से, फास्ट डिलीवरी होने से काफी इकोनॉमी बढ़ती है, जो तेलंगाना में बढ़ा है। हमने करके दिखाया है, हम ऐसे बात नहीं करते। हमारा पर कैपिटा जब राज्य बना 2013-14 में 94,000 थे। आज हमारा महाराष्ट्र उस टाइम मेरे से कई गुना ज्यादा था। नॉट ओनली महाराष्ट्र बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे जो बड़े राज्य थे, स्थिर राज्य थे, 70 साल से राज्य थे, उनका आय बहुत ज्यादा था हमारे से तुलना में। आज जो सरकार अभी डिक्लेयर किया है, हमारा पर कैपिटा है 3,17,000, जबकि महाराष्ट्र का पर कैपिटा है 2,40,000। हमने इन सारे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है, हमारा इकोनॉमी बढ़ गई है। मैं एक बात और बता दूं आपको, हमसे पहले तेलंगाना में 10 साल लगातार कांग्रेस सरकार था। रेती जो होता है ना, जो सैंड, वो माइनिंग डिपार्टमेंट के तहत आता है। पूरे 10 साल कांग्रेस के सरकार में रेती पे जो आय तेलंगाना कोष में आया वो 36 करोड़ था। हम आके जब बागडोर संभाले, 5 साल के अंदर ही 5,600 करोड़ आए।
ये है नीति करने का, काम करने का ढंग। अगर इस प्रकार का काम हर जगह किया जाए तो डेफिनेटली इकोनॉमी बढ़ेगी। सर ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना के बारे में कहा है कि तेलंगाना के आपके कम से कम 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और किसी भी हाल में जब भी चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे भ्रष्टाचारी सरकार को हटा दिया जाएगा। वो भारतीय पार्टी का कहना है, आप भी यही कह रहे। सर वो बकवास है, हम इतने कहेंगे वो बकवास है। सर एक सवाल था मेरा। सर किसान हित की बात करते हैं आप, बॉर्डर एरिया जो तेलंगाना और महाराष्ट्र का शेयर होता है, यवतमाल जैसे जिले में किसान आत्महत्या सबसे ज्यादा है। आपके स्टेट में किसानों के लिए काफी योजना है, तो महाराष्ट्र सरकार को आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि जिससे महाराष्ट्र में भी किसान आत्महत्या कम हो? मैं नांदेड़ में जब सभा संबोधित किया, यहाँ के अभी के उप मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी है फडणवीस जी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, मैंने अखबारों में पढ़ा, केसीआर जी आप तेलंगाना में संभालो, आपको महाराष्ट्र में क्या काम है। मैंने सिर्फ इतना कहा, आप महाराष्ट्र में आत्महत्या रोको, तेलंगाना मॉडल ला दो, मैं यहाँ से निकल के मध्य प्रदेश जाऊँगा। तो मैंने सुझाव दिया है ऑलरेडी, वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट करते हैं देखते हैं। सर महाराष्ट्र में अगर अलायंस की अगर बात पड़ी तो क्या महाविकास आघाड़ी के साथ आप जाएंगे? और दूसरा, पिछले कुछ महीनों में जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक हुई है उस पर आपकी क्या राय है? ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है, वो एक बात है। अलायंस की बात हम बिल्कुल सोच भी नहीं रहे हैं, हमें लगता है कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर आपसे एक क्वेश्चन था सर, आप स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहे हैं, पर हम सब देख रहे हैं कि सर चाहे पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, सर जो डिस्कशन का टाइम होता था सर, जैसे मैंने पढ़ा है कि अर्ली 60s वगैरह में 100 दिन से भी ज्यादा पार्लियामेंट रहती थी, पर अभी वो कुछ दिनों पे आ गई है। सर कंट्री का बजट बिना डिस्कशन के पास हो जा रहा है, असेंबलीज में भी दिन कम होते जा रहे हैं, तो सर क्या इसमें भी चेंज आना चाहिए? एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अच्छी बात है, आई थिंक विच यू विल ऑल अप्रिशिएट। एक मेरा मित्र से ऐसे ही बात हो रहा था, उनसे मैंने पूछा कि भैया 542 सीटें हैं लोकसभा में, बड़ा हल्ला काट के हंगामा करके हम सारे एकजुट होके 500 सीट भी जीत लो। मैंने कहा करना क्या है बताओ? वो बोले जो भी कर सकते हैं 500 सीट जीतने के बाद और क्या है। मैंने कहा नहीं कर सकते। कैसा? देखो आपका लोकसभा डायरेक्ट चुनाव है, जो प्रजा का मूड रिफ्लेक्ट होता है, वहां पे चुन के आते हैं। लोकसभा में आप बिल पास करो तो राज्यसभा में अटक जाता है। आज क्या चल रहा है देश में? ब्लेम गेम। भैया हमने कर दिया, उन्होंने रोक दिया, बस हो गया बात। फिर वेयर आर द पीपल? आपने खुद देखा ना, हमारा खुद का अनुभव है। जब मिस्टर चिदम्बरम वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, मैं उनके सहयोगी था यूपीए के कैबिनेट में, उन्होंने लाया CST GST। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो गला का फाड़ फाड़ के विरोध कर रहे थे। जैसा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, वो GST लाए तो चिदम्बरम साहब विरोध कर रहे थे राज्यसभा में। मैंने पूछा उनसे, चिदम्बरम जी आप हार्वर्ड स्कूल के इकोनॉमिक स्कूल के स्टूडेंट है, आपने लाया है, आप कैसा विरोध कर रहे? तो बोले राजनीति है। मैं बोला देश किधर है फिर राजनीति है तो? इसीलिए मैं कहता हूं स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है। दीज अनॉमलीज विच आर पेंडिंग देयर, which have become hurdles for the development of the country needs to be changed. इसमें खुल के बात होना चाहिए, इसमें छुपे हुआ बात कुछ नहीं है, इसमें रहस्य कुछ नहीं है। राव साहब, नीतीश कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव पहले हो सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पे? केंद्र सरकार कराना चाहते हो सकते हैं, उसमें क्या बात है? कौन सा बड़ा बात है उसमें? अभी मैं सोचा नहीं, बाद में बता दूंगा जी। वो जब होगा तब देखेंगे ना, अभी उसका बारे में क्यों चर्चा करें। थैंक यू सो मच। हम तो साफ कह रहे हैं, आप लिख सकते हैं हमारे एजेंडा में, विच आई एम गोइंग टू अनाउंस इन दिल्ली वेरी शॉर्टली। आज यही कह देते हैं, जिस किसी भी देश में महिलाओं का भूमिका बढ़ाया है, वहां काफी प्रगति देखने को मिलता है।
we require to invite the involvement of women into the all walks of the life. मैं जब यूपीए सरकार में था उस समय भी ये बात चली, तो मैंने उस समय सुझाव दिया था, हो नहीं पाया, लेकिन हमारे एजेंडा में अब डाल रहे हैं। जैसे बीआरएस सरकार आ जाए, हमारे देश का महिलाओं को मैं ये साफ बताना चाहता हूं, 1 साल के अंदर पार्लियामेंट के दोनों सभाओं के और पूरे विधानसभाओं के देश में 33% सीटें बढ़ाई जाएंगी, जो रिक्वायरमेंट है। ये सीटें कब बनी थी? देश का जनाभा जब 33 करोड़ थे, आज हम 140 करोड़ हो गए, तो इसके लिए सीट बढ़ाने की बहुत सख्त जरूरत है। जो भी 33% नए सीट बनेंगे वो पूरे महिला के लिए रिजर्व किए जाएंगे। ये महिला अधिकारी के लिए बहुत अच्छा, महिला साक्षरता के लिए काम होगा, ये करना चाहिए। थैंक यू।